हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन और इसके कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। पिछले दो वीडियो में हम संकरण की अवधारणा पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि संकरण किस प्रकार से होता है, संकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और दो एग्जाम्पल्स किए थे जिसके थ्रू हमने समझे थे कि आपका sp और sp2 संकरण क्या होता है, किस प्रकार होता है, किस प्रकार की ज्योमेट्री होती है। ओके, अब हम बात करेंगे आपके कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में जिससे आपको sp3 संकरण क्या होता है, sp3d संकरण क्या होता है, sp3d2 संकरण क्या होता है और sp3d3 संकरण क्या होता है, जिसके बारे में आपको पर्याप्त रूप से जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं आपके आज के वीडियो के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि आपका CH4 क्या है, आपका CH4। शायद जब हम संकरण की अवधारणा स्टार्ट कर रहे थे, VBT की जब हम कमी पढ़ रहे थे, तो हमने CH4 का एग्जाम्पल लिए थे। लेकिन इसे हम और एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, CH4 में हम संकरण की बात करें, इसमें संकरण देख रहे, इसकी ज्यामिति किस प्रकार होगी वो देख रहे। तो सबसे पहले हमें जो भी आपका परमाणु दिया है उसका आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, वो क्या होता है 1s2 2s2 2p2। फिर लिखना है हमें हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 4, तो एक हाइड्रोजन का 1s1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का भी 1s1 1s1 और 1s1 क्या होगा, 1s1 ही होगा। अब देखिए, CH4 एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, आपके 4 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है, आपके 4 बॉन्ड बना रहा है। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बनाना है। मतलब कि इस हाइड्रोजन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि है भी ये भी एक ही बंद बना रहा है, तो उसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि दिख भी रहा है हमें। इसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी है। इसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिससे कि एक बंद आसानी से बन सके, वो भी है आपका। ओके, बात कहां आ रही है, कार्बन। देखिए, कार्बन का यदि मैं बाह्यतम कोष लू, आपका क्या लू, बाह्यतम कोष लू, तो ये हो गया आपका 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो उसके बाद 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास केवल 2 है। तब क्या करे, तब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का हम उत्तेजन करा देंगे। तो स्थिति आपकी किस प्रकार बन जाएगी, अगली स्थिति बन जाएगी आपकी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये उठकर कहां चले जाएगा, आपका यहां पर चले जाएगा। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपके 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के, जैसे हमने इसे ऊर्जा दी है अर्थात इसका उत्तेजन कराए, तो कहां पे आ गया, 2p में आ गया। इस प्रकार इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, जिससे कि 4 बंद बना सकता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास अपना एक एक क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चारों के पास क्या है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है मौजूद पहले से ही। ओके, अब क्या होगा, संकरण क्या कहता है, हमेशा क्या करानी है, मिक्सिंग करानी। मेन संकरण का पर्पस यही कि हमें क्या करानी है, मिक्सिंग करानी है। तो क्या होगा, हमें अब मिक्सिंग कितने की करवानी है, मिक्सिंग उतने की करवानी है जितने की आपको सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कि 4 क्या होंगे, आपके कक्षकों की मिक्सिंग होगी। तो देखिए, हमें 1 2 3 4 इन्हीं चारों कक्षकों की क्या कराना पड़ेगा, मिक्सिंग कराना पड़ेगा। और जैसे मैं इन 4 कक्षकों की मिक्सिंग करा दूंगा, तो देखो हमने मिक्सिंग करने के लिए एक S और 3 P को काम में लाया, तो इसका नाम हो जाएगा sp3, इसका भी नाम हो जाएगा sp3, इसका भी नाम हो जाएगा sp3, और इसका भी नाम क्या हो जाएगा, आपका sp3। जितने कक्षकों की मिक्सिंग कराती है उतने ही नए कक्षक बनते हैं। नए कक्षक को क्या कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s आएगा, इसके साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा। दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s आएगा, इसके साथ अतिव्यापन कर लेगा। चौथा हाइड्रोजन भी क्या कर लेगा, आकर अतिव्यापन कर लेगा। और अतिव्यापन कर करके ये लोग पहला सिग्मा बॉन्ड,
दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार से 4 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण ये लोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आसानी से कर लेंगे। ओके, अब बताइए CH4 में संकरण कौन सा निकला आपका? sp3। कौन सा संकरण निकला? sp3 संकरण निकला। ओके, अब हम क्या देखेंगे? CH4 की ज्यामिति किस प्रकार से होती है? क्या CH4 की ज्यामिति या ज्यामिति किस प्रकार से होती है? देखिए, सबसे पहले तो यहां समझने का प्रयास कीजिए कि CH4 में संकरण कौन सा आपका? sp3 है। मतलब क्या हो रहा है आपका? जो आपका कार्बन है, जो आपका कार्बन है उसके पास कितने हैं? 4 sp3 है। sp3 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 sp3। कितने sp3 है? 4 sp3 है। हम सभी जानते हैं जो sp3 का आकार होता है वो किस प्रकार से होता है आपका? कुछ इस प्रकार से होता है sp3। अब ये होता है एक sp3 का आकार। अब आपके पास कितने sp3 है? 4 sp3 है। ओके, तो इन 4 जो आपके sp3 कक्षक है इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। क्या हो? इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो यदि मैं इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करूं आपका, यदि मैं इन्हें इस प्रकार से क्या करूं आपका? व्यवस्थित करूं, क्या करूं? इस प्रकार से व्यवस्थित करूं। इस प्रकार से यदि मैं व्यवस्थित करूं तो इनके मध्य देखिए प्रतिकर्षण कम से कम होगा। सबसे क्या होगा? कम से कम होगा यदि मैं इस प्रकार से इन 4 कक्षकों को क्या करता हूं? व्यवस्थित करता हूं। इन 4 कक्षक यदि इस प्रकार से sp3 कक्षक है आपके और वो 4 दिए है तो प्रतिकर्षण कम से कम हो, मुझे इस प्रकार व्यवस्थित करना है। तो ये वो तरीका है जिसके कारण इन sp3 कक्षकों के मध्य जो आपका प्रतिकर्षण है वो कम से कम होगा। तो होगा 4 sp3। अब एक हाइड्रोजन आपका 1s लाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s लाएगा, तीसरा भी 1s लाएगा, चौथा भी 1s लाएगा। ये हो गया आपका पहला 1s, ये दूसरा 1s, ये तीसरा 1s, ये चौथा 1s। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इस प्रकार क्या बन जाएगा? आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो ये हो गई आपकी ज्यामिति। ये क्या हो गई आपकी ज्यामिति? CH4 की। और ये जो ज्यामिति है इसे क्या कहा जाता है? आपकी चतुष्फलीय। क्या कहा जाता है? इसे चतुष्फलीय कहा जाता है। अर्थात CH4 की जो आकृति होती है वो किस प्रकार से होती है? उसमें संकरण कौन सा पाया जाता है? sp3। और जो इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। यदि मैं बात करूं आपकी जो आपका ये तो क्या sp3 संकरण, जो आपका sp संकरण होता है उसमें जब हम क्या कर रहे थे आपका sp संकरण में हमने सबसे अच्छा एग्जांपल क्या लिया था आपका? BeF2 का। किसका लिया था? BeF2 का। तो उसमें जो आकृति बन रही थी वो कुछ इस प्रकार से बन रही थी आपका, इस प्रकार से बन रही थी। यदि मैं ध्यान से देखूं तो आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से बन रही थी। इस प्रकार से बन रही थी आपकी। तो देखिए ये किसकी आकृति आपकी? ये कब बनती वाली आकृति? जब आपका sp संकरण होता है। और ये क्या एक प्रकार से रेखीय आकृति है। तो sp संकरण की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? आपकी रेखीय होती है। sp3 की कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। अब यदि मैं बात करूं आपके sp2 की, मैं आपको आकृति बताना भूल गया था तो वही बात कंफर्म कर दे रहा हूं आपको। देखिए जो आपके sp2 की आकृति होती है, जो हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिए थे BF3 का, तो उसमें जो आपकी ज्यामिति बनी तो किस प्रकार से बनी थी? आपकी ज्यामिति कुछ बनी थी इस प्रकार से बनी थी, इस प्रकार से कुछ बनी थी आपकी। इस प्रकार से आपकी बनी थी। तो ये जो आकृति वो कैसी होती है? आपकी समतल त्रिभुजाकार। कैसी होती है? आपकी समतल त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है आपकी? इसकी जो आकृति होती है कैसी होती है? समतल त्रिभुजाकार। तो यदि कहीं भी sp संकरण पाया जाता है तो वहां जो हमेशा आकृति है वो कैसी होगी? रेखीय होगी। यदि sp2 संकरण पाया जाए तो समतल त्रिभुजाकार होगी। और यदि क्या पाया जाता है आपका? sp3 संकरण पाया जाता है तो सदैव आकृति कौन सी होगी? चतुष्फलकीय होगी। अब आज के इस वीडियो का हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको
sp3d संकरण के बारे में थोड़ा और नॉलेज होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम आज की इस वीडियो का PCl5। क्या लेते हैं? PCl5। PCl5 में हम संकरण देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका सबसे पहले संकरण देखना है, तो जो भी आपका परमाणु दिया उन सबका क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे हम, और फास्फोरस का भी लिख लेंगे। ये क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस का क्या उतना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। 3 4 5 5 6 11 12 13 14 15 हो गए। क्लोरीन का कितना होता है? 17। 17 के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होता है। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस प्रकार से इसका भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये हो जाएंगे 5 क्लोरीन और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये हो जाएगा आपका फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए PCl5 बन रहा है, मतलब एक आपका फास्फोरस होगा और 5 क्या होंगे? आपके क्लोरीन होंगे, और 5 क्या होंगे? आपके क्लोरीन होंगे। मतलब फास्फोरस क्लोरीन के साथ कितने बंध बना रहे हैं? 5 बंध का निर्माण कर रहा है। कितने बंध का निर्माण? 5 बंध का निर्माण कर रहा है। और प्रत्येक क्लोरीन फास्फोरस के साथ केवल एक बंध का निर्माण कर रहा है। मतलब फास्फोरस 5 बंध का निर्माण कर रहा है, मतलब उसके पास 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखते हैं कि इसके पास है। देखिए बंध बनाने के लिए भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो ये बन हो गया आपका 3s और ये हो गया आपका 3p। क्या हो गया? ये आपका 3p हो गया। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में कितने हैं? 3 है। कितने हैं आपके? 3 है। उसी प्रकार से यहाँ भी भाइतम कोष के लेंगे, यहाँ भी भाइतम कोष का, यहाँ भी भाइतम कोष की, भाइतम कोष के, और यहाँ भी भाइतम कोष की। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 है। 3p में कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यहाँ भी 3s में कितने आपके? ये हो गए आपके 3p में। 3s में कितने हैं? 2 है। और आपके 3p में कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ भी 3s में कितने आपके? 2 है। और 3p में कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 है आपके। इसी प्रकार यहाँ भी आपके 3s में कितने हैं आपके? 2 है। और 3p में कितने आपके? 5 है। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 3p। उसी प्रकार से यहाँ भी 3s में कितने हैं आपके? 3s में 2 है। और यहाँ 3p में कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ आपका 3p में एक इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन में भी एक। प्रत्येक क्लोरीन को प्रत्येक फास्फोरस के साथ कितने बॉन्ड बनाना है? केवल एक बॉन्ड बनाना है। तो उनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि आपका हैवी है। लेकिन क्या देखिए, आपके फास्फोरस को कितने बंध बनाना है? 5 बंध बनाना है। तो क्या इसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं, इसके पास केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये किस प्रकार से करेगा? देखिए इस परिस्थिति में हम क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन कराते हैं। देखिए 3s 3p और 3p के बाद क्या आता है आपका? 3d। और 3d में यदि मैं कक्षक की बात करूं तो कितने होते हैं आपके? 5। कितने होते आपके? 5 होते हैं। अब क्या करेंगे? आपके पास होने चाहिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अभी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 बंध बनाने हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन कराना होगा। इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा देंगे, जिससे कि ये उठकर कहाँ पे आ जाएगा? आपका यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका? 3s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 हो गए। और जो आपका 3d में, जो आपका 3d है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 3d में कितने आ जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये क्या हो गया आपका? 3p हो गया। देखो क्या इसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5। बिल्कुल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए थे, क्योंकि इसे 5 बंध बनाना है। अब क्या होगा? अब संकरण मेन कहता है कि मिक्सिंग करवाइए। क्या करवाइए? मिक्सिंग करवाइए। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या आपका?
सबसे पहले तो देखिए मिक्सिंग हमें करना है। कितने कक्षकों की मिक्सिंग करेंगे? 4 की भी कर सकते, 3 की भी कर सकते, जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने मतलब 5 कक्षकों की मिक्सिंग कराना पड़ेगा। मतलब मैं इन 5 कक्षकों की क्या करा दूंगा? मिक्सिंग करा दूंगा। 1 2 3 4 5। ओके, तो मैं 5 कक्षकों की मिक्सिंग कराऊंगा तो मुझे 5 ही क्या मिलेंगे? आपके नए कक्षक मिलेंगे। 1 2 3 4, 5 क्या मिलेंगे? नए कक्षक मिलेंगे और सब में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमने क्या किए? एक S लिए, 3 P लिए और एक D काम में लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका sp3d। इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका sp3d। इसका नाम कितना हो जाएगा? आपका sp3d। इस कक्षक का नाम sp3d और इस कक्षक का नाम क्या हो जाएगा? आपका sp3d नाम हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेगा? ये वाला क्लोरीन अपना क्या लाएगा? आपका 3p लाएगा। इसके साथ क्या करेगा? अतिव्यापन करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। उसी प्रकार दूसरा क्लोरीन आएगा, दूसरा क्लोरीन भी क्या करेगा? आपका 3p में जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेगा? इस sp3d कक्षक के साथ क्या कर लेगा? अतिव्यापन कर लेगा और एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्लोरीन आएगा 3p कक्षक लेके, उसमें जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो इस sp3d कक्षक के साथ क्या कर लेगा? अतिव्यापन कर लेगा और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार से आपका चौथा क्लोरीन आएगा, वो भी अपना 3p कक्षक लाएगा। 3p कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो इस sp3d कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनके साथ अतिव्यापन करके चौथा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार से पांचवा भी आएगा और क्या बना लेगा? आपका सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा अतिव्यापन करके, जो कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस प्रकार से जो आपका PCl5 हो गया उसमें जो आपका संकरण हो गया वो कौन सा हो गया? आपका sp3d। कौन सा संकरण हो गया? आपका sp3d संकरण हो गया। क्या हो गया? आपका sp3d संकरण। देखिए आपको संकरण निकालने के सबसे पहले क्या करना है? जो भी तत्व दिए उनका क्या करना है? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब आपको इस रफ में क्या कर लेना है? जो भी आपका बन रही होगी, जो भी आपको दिया होगा यौगिक, उसका इस रफ में जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो बना लेना है। उसमें देखना है जो आप कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, जो मतलब कि जो भी परमाणु जितने भी बॉन्ड बना रहा होगा उसके हिसाब से आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। यदि व्यवस्थित ठीक है नहीं है तो उत्तेजन करा दीजिए, उसके बाद मिक्सिंग करा दीजिए, फिर अतिव्यापन करा दीजिए, आपका संकरण आसानी से निकल जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि आपकी ज्यामिति किस प्रकार से होगी। अब आपकी हम देखेंगे क्या कि ज्यामिति किस प्रकार से होगी आपके sp3d संकरण की। ओके, देखिए किस प्रकार से होगी आपकी ज्यामिति। सबसे पहले हमेशा याद रखिए जो आपका PCl5 है, जो आपका PCl5 है उसका संकरण क्या? आपका sp3d है। क्या है? आपका sp3d है। तो PCl5 की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है आपकी। ये हो गया आपका P, ये हो गया एक Cl, ये हो गया आपका दूसरा Cl, ये हो गया आपका तीसरा Cl। क्या हो गया? आपका तीसरा Cl हो गया। इस प्रकार से क्या रहते हैं? ऐसे व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से क्या रहते हैं? लोग व्यवस्थित रहते हैं। और एक Cl आता है आपके ऊपर से और एक Cl आता है आपके नीचे से। एक Cl आता है ऊपर से और एक Cl आता है नीचे से। ये कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर आपका फास्फोरस है, यहाँ पर आपका क्लोरीन है, यहाँ पर भी आपका क्लोरीन है, यहाँ पर भी आपका क्लोरीन है। ये आपका फास्फोरस, देखो मैं बता देता हूँ, ये आपका ऐसा प्लेन है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा डॉट डॉट है, ये ऐसा प्लेन है। इसमें क्या है? फास्फोरस, ऐसा फास्फोरस रखा हुआ है। यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है। अब ये वाला जो क्लोरीन है वैसे ऊपर से आया है, ये वाला जो क्लोरीन है वो ऐसे नीचे से आया। समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके PCl5 की संरचना। ये जो आपको बंध दिख रही है ना, ये बंध क्या आपके कक्षक है। अब क्या है, मैं उन जो आपके कक्षक है उन्हें यदि उन्हें मैं क्या करता इस प्रकार से दिखाता तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया हूं। ओके, तो ये हो गए आपके PCl5 की संरचना। ये हो गई इसकी संरचना। अब हम देखेंगे इसकी, ये हो गई इसकी ज्यामिति। अब हम देखेंगे कि इसकी आकृति किस प्रकार से होती है। हाँ देखिए,
ये क्या बन रहा है आपका, एक प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, त्रिभुज। तो इसकी आकृति कैसी होती है आपकी, त्रिभुजीय। कैसी होती है आपकी, त्रिभुजीय होती, क्योंकि देखिए ना जब ये ऐसे रहेगा, यहाँ आपका क्या रहेगा, आपका फास्फोरस रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा आपका एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और आपका तीसरा क्लोरीन। तो देखो एक प्रकार से क्या बनाएगा ये, इसके साथ ऐसा, देखिए क्या बनाएंगे लोग, ऐसा त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ क्लोरीन देखो बन भी रहा है एक प्रकार से त्रिभुज आपका, तो त्रिभुजीय। अब देखिए यदि मैं क्या करूं, इसे और इसे यदि मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा आपका, एक पिरामिड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, पिरामिड का निर्माण हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो यदि मैं, ये आपका क्या है, ये आपका फास्फोरस है, ये आपका फास्फोरस है, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर आपका दूसरा क्लोरीन, यहाँ पर तीसरा क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन। यदि मैं इस क्लोरीन को इससे मिला दूं, आपका इससे मिला दूं और फिर इससे मिला दूं, तो देखिए एक प्रकार से क्या बन जाएगा, आपका पिरामिड बन जाएगा। यदि मैं इस क्लोरीन को भी इससे मिला दूं, इस क्लोरीन को भी इससे मिला दूं और इस क्लोरीन को भी इससे मिला दूं, तो एक प्रकार से पिरामिड बन जाएगा। नीचे भी आपका वही होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन मिला दो, एक क्लोरीन मिला दो, एक क्लोरीन मिला दो, क्या बन जाएगा, पिरामिड। तो यहाँ पर आपके कितने पिरामिड बनेंगे, 2 पिरामिड बनेंगे। इसलिए इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है आपकी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। कैसी होती है आपकी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। कैसी होती है आपकी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। तो ये आपने समझ लिया आज के सेकंड एग्जांपल में कि आपका sp3d संकरण क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, इसकी ज्यामिति आकृति किस प्रकार से होती है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल के बारे में, जिससे कि आप sp3d2 संकरण को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, देखिए आपका थर्ड एग्जांपल, आज की वीडियो का थर्ड एग्जांपल है आपका SF6। क्या आपका SF6। सबसे पहले जो भी परमाणु दिया है उसका क्या लिख लेना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। तो S का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। S क्या होता है आपका, सल्फर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यही होता है आपका फ्लोरीन। 6 फ्लोरीन है तो 6 फ्लोरीन का लिख लेंगे, एक फ्लोरीन 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p6 नहीं 2p5। ये होता है आपका दूसरे फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, तीसरे फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, चौथे फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, पांचवें फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 और आपके यहां बनाते छठा फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ये हो गया। अब देखिए लिख लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें SF6 का जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है उसे रफ में बना लेना है। तो एक S रहेगा और 6 क्या रहेंगे आपके, F रहेंगे। 6 क्या रहेंगे आपके, इस प्रकार से आपके F रहेंगे इस प्रकार से F। तो आपका सिंपल है, जो आपका एक सल्फर है वो कितने बंध बना रहा है, 6 बंध बना रहा है। कितने बंध बना रहे हैं वो, इस बार 6 बंध बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखते हैं क्या इसके बाह्यतम कोश में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 1 2 3 4। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसे कितने चाहिए, 6। यदि 6 बंध का निर्माण करना है तब हम क्या करा देंगे, उत्तेजन करा देंगे। क्या करा देंगे, उत्तेजन। देखो 3s 3p के बाद क्या आता है आपका 3d, 1 2 3 4। 3p के बाद क्या आता है आपका 3d क्या है, खाली है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करेंगे। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करा देता हूं, जिससे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, उठकर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4। अभी भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, 4 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए। हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे भी ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसका भी क्या कराते हैं, उत्तेजन कराते हैं। जैसे उत्तेजन कराएंगे तो ये कहां पर आ जाएगा, आपका इस 3d में आ जाएगा। अब देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करना था तो आसानी से अब हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। देखो एक फ्लोरीन एक S के साथ
कितने बंध बना रहा है, एक ही बंध बना रहा है, मतलब किसके आयतन कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखते हैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 2 3 4 5 एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से इसके भी पास क्या होगा आपका, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास भी क्या होगा आपका, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी क्या होगा आपका, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास भी क्या होगा, आयतन कोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यदि मैं 2p की बात करूं, क्योंकि 2s तो पूरी तरह से भरा भी यहां देख चुके हैं, तो क्या होगा, इसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक फ्लोरीन को एक ऐसे कितने बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड बनाना है, मतलब कि एक बंध बनाना है, मतलब कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और आपके एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है भी, है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित, मतलब कि ये सिर्फ बंध बनाने के तैयार है। आपका सल्फर भी बंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन संकलन ये कहता है कि पहले आपको क्या कराना है, मिक्सिंग करवाना है। इसके भी आयतन कोश में कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो सभी फ्लोरीन तैयार है, सल्फर भी तैयार है, बस आपकी मिक्सिंग बाकी है। हाँ, अब देखो कितने कक्षकों की मिक्सिंग कराए, 5 4 3 2 1 या 6। देखो जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने रहते हैं उतने ही क्या करने रहते हैं, हमें कक्षकों की मिक्सिंग करनी है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, बताइए यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 6 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, 6 कक्षकों की मिक्सिंग करानी होगी। कितने कक्षकों की मिक्सिंग करानी होगी, 6 कक्षकों की मिक्सिंग करानी होगी। तो मैं 1 2 3 4 5 6 कक्षकों की मिक्सिंग करा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं 6 कक्षकों की मिक्सिंग कराऊंगा तो 6 ही मुझे क्या मिलेंगे, आपके नए कक्षक मिलेंगे। 6 ही क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ही क्या मिलेंगे, मुझे नए कक्षक मिलेंगे। मैंने क्या काम में लिया, एस का एक कक्षक, पी का तीन कक्षक और डी के 2 कक्षक काम में लिया। मतलब एस का 1, पी का 3 और डी के 2। तो ये क्या होगा, sp3d2, इसका भी होगा sp3d2, इसका भी क्या होगा sp3d2, इसका भी नाम क्या हो जाएगा आपका sp3d2, इसका भी क्या हो जाएगा आपका sp3d2 और इसका भी क्या हो जाएगा आपका sp3d2 हो जाएगा। और सबके पास क्या है, आपका एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब आपका फ्लोरीन, पहला फ्लोरीन आएगा अपना क्या लेके, 2p लेके, इसके साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। दूसरा फ्लोरीन आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेकर अतिव्यापन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तीसरा फ्लोरीन आएगा, अतिव्यापन कर लेगा और क्या बना लेगा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। चौथा फ्लोरीन आएगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेके अतिव्यापन कर लेगा और क्या बनाएगा, चौथा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पांचवा फ्लोरीन आएगा, 2p लेके अपना, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अतिव्यापन कर लेगा और क्या बन जाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बन जाएगा पांचवा। इसी प्रकार से छठा फ्लोरीन आएगा, अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेके और क्या कर लेगा, आपका अतिव्यापन कर लेगा और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार से 6 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और आपका SF6 में जो संकरण निकलेगा वो कितना निकलेगा, आपका sp3d2 संकरण निकलेगा। क्या निकलेगा, sp3d2 संकरण निकलेगा। अब हम देखेंगे इसकी ज्यामिति किस प्रकार से होगी। क्या ज्यामिति किस प्रकार से होगी, संकलन देख लिया किस प्रकार से निकालते, आप बेहतर तरीके से अब सीख चुके होंगे कि वास्तव में आपका संकरण हम किस प्रकार से निकालते हैं। ओके, देखिए SF6 में एक क्या रहता है आपका सल्फर, 6 क्या रहते हैं फ्लोरीन। अभी फ्लोरीन जो रहता है, जो आपका फ्लोरीन रहता है उसे आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना रहता है कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो मैं एक F यहां रख देता हूं, एक F यहां पर, एक F यहां पर, एक F आपका यहां पर रख देता हूं। ओके, और ये इस प्रकार से आपकी आकृति का निर्माण हो जाएगा। हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका F ऊपर से और एक आ जाएगा आपका नीचे से। क्या आ जाएगा, एक आपका कहां से आ जाएगा, आपका नीचे से आ जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं ये, या फिर इन्हें थोड़ा अच्छे से यदि हम बनाना चाहते तो इस प्रकार से बना सकते हैं आपका।
इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं यार। सल्फर ने प्रत्येक फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना के रखा है। अब देखिए जो आपका सल्फर है वो कैसा है आपका, जो है ये कैसा है, वर्गाकार है। ये कैसा है आपका, वर्गाकार है। देखो ना पिछले बार क्या बना था आपका, त्रिभुजीय, ये क्या बना है, वर्गाकार। ये है आपका क्या है, इस बार ये आपका सल्फर है, या एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। देखो एक प्रकार से क्या बन रहा है आपका, वर्ग बन रहा है, इसलिए वर्गाकार। अब यहां भी देखिए ये भी क्या है, यदि मैं इन सभी फ्लोरीन को इससे क्या कर दूं, मिला दूं, तो क्या बन जाएगा आपका, एक पिरामिड का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं इन चारों फ्लोरीन को ऐसे नीचे से मिलाऊं तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, आपके पिरामिड का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिड का। मतलब यहाँ पर कितने पिरामिड बनेंगे, आपके 2 पिरामिड बनेंगे, इसलिए इसकी जो आकृति हो जाती है वो कितनी हो जाती है, आपकी वर्गाकार द्विपिरामिडीय हो जाती है। कितनी हो जाती है इसकी आकृति, वर्गाकार द्विपिरामिडीय हो जाती है। तो यदि sp3d2 संकरण होता है तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी आकृति रहती है वो कैसी रहती है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय होती है। आपकी कैसी होती है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय होती है। ये समझ में ना, द्विपिरामिड देखो कैसे, ये आपका सल्फर है, आपका 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4, एक फ्लोरीन, इन सबको मिला वाला इससे देखो एक प्रकार से आपका क्या बन रहा है, एक पिरामिड बन गया। इस प्रकार से नीचे भी आपका ये फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन है, यहाँ भी यहाँ आपका एक फ्लोरीन, ये मिल जाएगा, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक प्रकार से पिरामिड। तो आपके 2 पिरामिड बन गए और एक है आपका वर्गाकार, इसलिए इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, वर्गाकार द्विपिरामिडीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आपकी वर्गाकार द्विपिरामिडीय हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल्स के बारे में, चौथे एग्जाम्पल के बारे में, जो कि आज के वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है और है आपका IF7। क्या है आपका IF7। इसमें हमें क्या देखना है, संकरण देखना है। देखिए किस प्रकार से देखेंगे आप। सबसे पहले जो भी आपको परमाणु दिया है उसका क्या लिखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, I का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और 7 F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका लिखना है आयोडीन का। देखिए आयोडीन जो है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 53 होता है। आप यदि 53 के हिसाब से इसका परमाणु क्रमांक लिखने जाते हैं तो जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो कितना आएगा आपका 5s2 आएगा आपका। साथ ही साथ कितना आएगा 5p5 आएगा। कितना आएगा आपका 5s2 5p5 आएगा और 5p के बाद क्या आएगा 5d आएगा, जो कि क्या रहता है आपका खाली रहता है। ओके, यदि मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है आपका 2s2 2p5। मैं केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखा रहा हूं। इसका भी 2s2 2p5, इसका भी 2s2 2p5, इसका भी आपका 2s2 2p5। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहा हूं केवल 2s2 2p5, इसका भी बाह्यतम कोश का 2s2 2p5, इसका भी बाह्यतम कोश का 2s2 2p5 इतना रहता है। अब देखिए यदि मैं बात करूं आपका IF7 तो यहां में क्या समझ में आ रहा है कि एक I रहेगा और आपके कितने रहेंगे 7 F रहेंगे। 1 2 3 4 5 आपका 6 और आपका 7। इस प्रकार से क्या बनेगा आपका बॉन्ड का क्या होगा निर्माण होगा। इस प्रकार से मतलब क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। इस प्रकार से एक आयोडीन 7 क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा और प्रत्येक फ्लोरीन प्रत्येक आयोडीन के साथ एक क्या बनाएगा आपका बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन के पास क्या होना चाहिए बाह्यतम कोश में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि आपका है भी। देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस 2p के भी बाह्यतम कोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि आपके है भी। इस 2p के भी बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि है भी। इस 2p के भी बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए
जो कि आपके हैवी। इस 2p के भी बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि हैवी। इस 2p के भी बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि हैवी। इस 2p के भी बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि आपके हैवी है। मतलब प्रत्येक फ्लोरीन के पास एक एक बॉन्ड बनाने के लिए एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है। क्या आई के पास है, देखते हैं। 5s, ये हो गया आपका 5s, ये हो गया आपका 5p और ये हो गया आपका 5d। ऐसा 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5d। ये पूरी तरह खाली है। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 5p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद। अब देखिए इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, केवल एक। बॉन्ड कितने बनाना है इसे, 7, मतलब 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे, हम इसको उत्तेजित कराएंगे जिससे कि 5d में चला जाएगा। अब देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, कितने हुए 3। हमें कितने की जरूरत है, 7 की। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा देंगे जिससे कि इसका उत्तेजन कराएंगे और कहां पे आ जाएगा, 5d में आ जाएगा। अब देखिए इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5। हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं, 7 बॉन्ड बनाने हैं। तो अभी भी हम क्या करेंगे, ये जो आपका एक बच गया आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसे हम ऊर्जा प्रदान करेंगे जिससे कि उत्तेजित होगा और कहां पे आ जाएगा, इस 5d में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 बॉन्ड का क्या करना है, इसे क्रिएट करना है। 7 बॉन्ड 7 बॉन्ड का क्या करना है, निर्माण करना है। ये हो गया आपका 5p, तो 7 क्या हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास भी 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 7 बंध बना सकता है आयोडीन। इनके पास भी एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक एक बंध के बना सकते हैं। अब संकरण क्या कहता है कि हमें क्या करानी है, मिक्सिंग करानी है। अब बात आती है मिक्सिंग कितने की करानी है, मिक्सिंग करानी है हमें जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उनकी। ओके, कितने सिग्मा बॉन्ड है, पहले तो सिंगल बॉन्ड देखिए, कितने सिंगल बॉन्ड है, 7 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 7 सिग्मा बॉन्ड है। 7 सिग्मा बॉन्ड है मतलब हम 7 कक्षकों की क्या कराएंगे, आपकी मिक्सिंग कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 कक्षकों की क्या कराएंगे, हम मिक्सिंग करवाएंगे। तो एक एस है, 3p है, 3d है, तो एक एस 3p 3d, 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 एक एस 3p 3d। तो इसमें जो आपका जब हम मिक्सिंग कराए तो जो नए कक्षक बने, नए संकलित कक्षक बने, उनका नाम क्या हो जाएगा, sp3d3, 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 और इसी प्रकार से सभी जो कि 7 कक्षक है उनके नाम कितने हो जाएंगे, sp3d3 हो जाएगा। अब आपका इनके पास कैसे है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, आपका जो एक फ्लोरीन अपना 2p लेके आएगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें उसे लेके आएगा, अतिव्यापन कर लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। उसी प्रकार से दूसरा 2p आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा। सभी 7 फ्लोरीन आपने क्या क्या लेके आएंगे, अपने 2p कक्षा के लेके आएंगे, जिसमें कि क्या होगा, आपका एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका उपस्थित होगा। ये 7 जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर लेंगे, अतिव्यापन कर लेंगे, और अतिव्यापन करके क्या बना लेंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। और इस प्रकार कितने सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, 7 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से हमें समझ आता है कि IF7 में आपका कौन सा संकरण होगा, sp3d3 संकरण उपस्थित होगा। क्या होगा, आपका sp3d3 संकरण उपस्थित होगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसकी ज्यामिति की इसकी ज्यामिति किस प्रकार से आपकी होगी। देखिए इसके यदि मैं ज्यामिति की बात करूं तो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, आपको क्या करना है, एक आई इस प्रकार से बनाना है, एक एफ यहां पर, दूसरा एफ यहां पर, तीसरा एफ आपको बनाना है यहां पर, चौथा एफ बनाना है यहां पर, पांचवा एफ बनाना है आपको यहां पर। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 ये हो गया। इस प्रकार से क्या कर लेना है, आपको बना लेना है। ये देखिए बना लिया। अब
एक आ जाएगा आपका नीचे से एक एफ और एक आ जाएगा आपका ऊपर से एक एफ। ओके, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका नीचे से एक एफ आ जाएगा और ऊपर से क्या आ जाएगा आपका एक एच आ जाएगा। इतना हो गया आपका। अब देखिए इसका आकृति कैसी होगी। देखिए सबसे पहली बात तो क्या बनना है, ये पंचभुजी है। इसकी कितनी, 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, क्या है इसकी 5 भुजा है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पंचभुजी। नाम क्या हो जाएगा, पंचभुजी। अब यदि यहां भी आप क्या करो, ये भी किस प्रकार से, ये आपका है ऐसा समतल है, यहां पर आपका ये आयोडीन है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, फिर तीसरा फ्लोरीन यहां पर, फिर चौथा फ्लोरीन और फिर पांचवा फ्लोरीन। इस प्रकार से व्यवस्थित है, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन इस प्रकार से मौजूद है, और एक छठा फ्लोरीन और नीचे से 7वां फ्लोरीन। इस प्रकार से आकृति है। तो कितनी भुजा है, 5 भुजा है, तो पंचभुजी है। और यहाँ भी कितने पिरामिड बनेंगे आपके, 2 पिरामिड बनेंगे। यदि मैं इनको क्या कर दूं, ऐसा मिला दूं, इनको क्या कर दूं, यदि मैं ऐसा मिला दूं तो आपके कितने पिरामिड बन जाएंगे आपके, ये पहला पिरामिड हो गया और नीचे भी उसी प्रकार से बनेगा आपका। तो इस प्रकार से जो इसकी आकृति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, पंचभुजी द्विपिरामिडीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पंचभुजी द्विपिरामिडीय हो जाएगी। इस प्रकार से आपको जहां भी sp3d3 संकरण देखने को मिलता है वहां उसकी आकृति क्या होगी, बेसिकली पंचभुजी द्विपिरामिडीय होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपका sp3 संकरण क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री किस प्रकार से होती है, sp3d की ज्योमेट्री किस प्रकार से होती है, sp3d संकरण किस प्रकार से होता है, sp3d2 और sp3d3 की ज्यामिति, आकृति और किस प्रकार से निकाला जाता है वो सीखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां कमेंट करिए अपनी क्वेरी, मैं उस क्वेरी को ध्यान से पढ़ूंगा। यदि पॉसिबल होगा तो मैं उसके ऊपर क्या बना दूंगा, एक वीडियो भी बना दूंगा, जिससे कि आपको ही नहीं आपके साथ जितने भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी आपकी क्वेरी को समझ लेंगे। ओके, या आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की इनवाइट लिंक मिलेगी, उसे क्लिक कीजिए जिससे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ओके, आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो वहां पर आपकी जो भी क्वेरी है वो आपकी क्वेरी को ध्यान से पढ़ी जाएगी, हर चीज समझी जाएगी। यदि संभव हुआ तो मैं आपको पर्सनली भी जवाब दूंगा उसका, और यदि संभव ना हुआ तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, और उस वीडियो को आपको देखना है जिससे कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।